Good morning children. Today I am going to start more questions of chapter Alternating Current and short form AC. तो 7 क्वेश्चंस तक पहले वाली वीडियो में है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो सब बच्चे उठाएंगे कॉपी पेन नोटबुक और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बट बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, पढ़ाई शुरू करते वक्त क्या सोचना है, मुझे आ जाएगा, मुझसे हो जाएगा, और खुश मन से क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे एज यूजुअल, फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इन अबव क्वेश्चन नंबर 6। मतलब मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का रेफरेंस चाहिए। चलो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो वैल्यू दी है वो बेटे मुझे लर्न ही करनी पड़ेंगी बेटे, है ना। एल कितना है 2 हेनरी है और सी कितना है 32 माइक्रोफेराड, 232 और आर कितना है 10। अब चेक करते हैं बेटे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, बोलो कितना था, गिवन वैल्यू कितनी थी। अब मैं थोड़ा और अच्छे से कर देती हूँ। समटाइम्स मैं ना लिखते लिखते थोड़ा आगे पीछे चली जाती हूँ, तो बच्चों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना। अब मैं एक ढंग से लिखूँगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। अब गिवन वैल्यूज़ क्या है बेटे हमारी, सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिख लेंगे। जो एल की वैल्यू दी थी वो दी थी 2 हेनरी दी थी, और कैपेसिटर दिया था हमारा 32 माइक्रोफेराड, ये 2 वैल्यू दे दी। अब क्या है, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर अब क्वेश्चन नंबर 6 इज, इनिशियल चार्ज को हम Q0 मतलब मैक्सिमम चार्ज ले लेंगे। कितना ले लेंगे 6 mc। m का मतलब है मिली, मतलब 6 × 10⁻³ कूलम, और माइक्रो का मतलब हो जाएगा 10⁻6 फेराड। What is the total energy stored in the capacitor initially? कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। What is the total energy at the later time? बाद में कितनी होगी। सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे। मैंने गिवन वैल्यू के लिए ये कॉलम बना लिया, ये मैंने कंसेप्ट बना दिया बेटे। आपको कंसेप्ट क्या है हमारा, इसमें कंसेप्ट हम देखेंगे एनर्जी क्या होती थी। तो जो हमारा एलसी सर्किट था उसमें एनर्जी कितनी होती थी कैपेसिटर में, हम बोलते थे हाफ Q²/C, या हाफ CV² से ही निकाला जो हम कैपेसिटर की एनर्जी निकाला करते थे बेटे। अब इसका जो कंसेप्ट था वो क्या था बेटे, इंडक्टर होता था और एक कैपेसिटर होता था, और जितनी एनर्जी इसमें है उतनी सारी एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो एनर्जी क्या रहती थी बेटे इसमें, सेम। हाँ, मतलब जितनी, जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होगा तो सारी एनर्जी यहाँ चली जाएगी। तो सारी एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, एनर्जी इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ LI²। तो जितनी इनिशियल एनर्जी होगी उतनी फाइनल एनर्जी होगी। हम आइडियल केसेस में ये मानते हैं देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जितनी भी कैलकुलेशन की हमने नो लॉस ऑफ एनर्जी लेके ही की है। अब मुझे लग रहा है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। देखो क्या है फॉर्मूला है, कितना था बच्चे हमारा, हाफ Q²/C। अब वैल्यू पुट करो, हाफ चार्ज कितना था बेटे, देखो 6 × 10⁻³ इसका स्क्वायर है। 2 बार लिख लूँगी ताकि हमारी गलतियाँ कम से कम हों। C कितना दे दिया बेटे 32 माइक्रो, ये 32 माइक्रो मतलब 10⁻6। बिल्कुल आसान तरीका। सबसे पहले क्या किया था बेटे हम लोगों ने, पावर को सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना है -3 कितना है 6, और ये भी कितना है 6, तो ये 6 आ गया। अब हम 2 से क्या कर देंगे बेटे, ये तो 3 आ गया, 2 से ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 3, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 9/16 जूल्स। चलो तो सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करना तो एक ही कैलकुलेशन है बेटे, 9.0 और 16 5 = 80। मैंने सबके ना 5 याद कर लिए हैं, जैसे 11 5 55, 12 5 60, 13 का 65, 14 का 70, फिर आगे पीछे कर लीजिए। 5 सबके लर्न कर लिए हैं। जो आसान चीज़ है वो लर्न कर लेना बच्चों ने जल्दी से। ये कितना आ जाएगा हमारा 80 और 1 और 0, फिर 0 अगेन। अब ये कितने टाइम चला जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटे हमारा आंसर 0.56 जूल्स। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी इन द कैपेसिटर इनिशियली एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी लेटर टाइम। तो जितनी एनर्जी हमारी इनिशियल थी उतनी एनर्जी बाद में रहेगी। क्यों, किस कंसेप्ट बेस्ड है, कैपेसिटर जब पूरा डिस्चार्ज होगा तो सारी एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी, इंडक्टर से इसमें आ जाएगी। बेटा क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया बेटा, इस क्वेश्चन में जो कैपेसिटर की वैल्यू ली वो क्या ली मैंने 32, और मैंने एक बार दोबारा पीछे जाके क्वेश्चंस देखा तो क्वेश्चन नंबर 6 से वो क्वेश्चन नंबर 7 था। जो 7 था
दोबारा करती हूँ बेटे क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो था उसमें जो हमारा C की वैल्यू थी बेटे वो थी हमारी बेटा 30 माइक्रोफेराड, और चार्ज कितना था बेटे हमारा, चार्ज कितना था बेटे हमारा 6, चार्ज था हमारा 6 मिली कूलम। अब एनर्जी निकालनी, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन कर दो बेटे दोबारा से, है ना। पहले मैं 32 लेके कर दिया था, अब इसको लेके कर दे हाफ C²। ये कितना आ जाएगा, हाफ Q का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 × 10⁻³ एंड 6 × 10⁻³ और C कितना है 30, और आसान हो गया 30 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। देखो बेटे ज़रा अब कितना आ जाएगा बेटे हमारा, ये -3, ये -6 हो गया और -6 आ गया, और 6 से कितना आ जाएगा 5। अब 6/10 और ये आ जाएगा 0.6 जूल्स। क्लियर बच्चे। नाउ स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। बोलो क्या है बेटे ये। इसमें मैं 3 कॉलम बनाया करूँगी बेटे। एक कॉलम है मेरा कंसेप्ट के लिए है बेटे, और ये मेरी कैलकुलेशंस के लिए है कॉलम बेटे, जगह छोटी ना मेरे पास, और ये है मेरे पास गिवन जो फिगर दिया हुआ है ना, गिवन। अब देखो क्या है हमारा इन LCR सर्किट, LCR सर्किट है, सर्किट कौन सा गिवन दिया है LCR। बना लेते हैं बेटे, R और एक L और एक C, पढ़ के हम डायग्राम साथ बना लिया करेंगे। एक किससे कनेक्ट है, टू वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट आ गया। अब R कितना था बेटे मेरा 20 ओम, C कितना बेटे हमारा 35, C कितना है 35 माइक्रोफेराड, और L कितना है 1.5 हेनरी। ये कितना दिया है 200 वोल्ट, ये कितना दिया है 200 वोल्ट। आप कंसेप्ट देखते बेटे। सबसे पहले तो आप ये बताओ, कई बार हम सोर्स ऐसे बनाते प्लस और माइनस, इसका मतलब होता है DC, और जब हमने सोर्स ऐसे बना दिया इसका मतलब था AC। ये बात सोच रहा है कि मैडम सर्किट में ये क्या बना दिया आपने, ये AC सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या बोलते हैं आगे, when the frequency of the supply equal to the natural frequency of the circuit, मतलब हम किस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात करें। किसकी बात करें बेटे, रेजोनेंस। What is the average power transfer to the circuit in one complete cycle? हमें निकालनी एवरेज पावर। तो AC में जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटे, हमारा पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS cos phi, और सिंपल हम लिखते हैं VI cos phi। हमें ऑटोमेटिकली ये समझना है कि जो V और I की कौन सी वैल्यू है RMS, कौन सी वैल्यू है RMS। अब और कंसेप्ट समझते हैं बेटे। जब हमने DC पढ़ा था तो वहाँ पर अकेले एक रेजिस्टेंस होता था, तो हम क्या बोलते, वही I है और वही क्या है बेटे मेरा V, तो हम पावर का फॉर्मूला फटाफट बोल देते थे P = VI। जब AC में आ गए तो उसमें R भी हो सकता है, L भी हो सकता है, C भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ पर जब हमने सर्किट बनाया तो वहाँ पर ये हम बेस I ले लेंगे, और यहाँ या तो यहाँ या नीचे कहीं भी, यहाँ पर हमारा V बन जाता था ना बेटे। ऐसे भी V बन सकता है, अभी मैं समझाऊंगा बेटे कब ऊपर बनेगा कब नीचे बनेगा, आएंगे क्वेश्चन एक दो। अब ये VI, तो ये तो हमारा DC की बात हो गई। और AC में क्या हुआ बेटे, हमारा इनमें फेस है बेटे, है ना, फाई एंगल है। तो जो पावर का फॉर्मूला बनता था VI cos phi, ये बात आगे समझ, फॉर्मूला क्लियर हो गया। और cos phi को अकेले हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, cos phi को अकेले क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। अब सेकंड, जब हमारी फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर है उसको हमने बोल दिया रेजोनेंस। क्या बोल दिया बेटा उसको हमने, रेजोनेंस। तो जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होगा, जो हमारा AC में कंबाइंड रेजिस्टेंस था जिसका नाम हम इम्पीडेंस बोलते थे, और सिंपल वर्ड में आप क्या समझ सकते हो, ये कंबाइंड रेजिस्टेंस है। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस में हमारा R² भी हो जाएगा, XL भी होता था और XC भी होता था। अब रेजोनेंस की कंडीशंस में हमारा XL = XC होता था बेटे, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर तो 0 आ जाएंगी। मतलब Z कितना आ जाएगा बेटे मेरा R। यदि Z हमारा बिल्कुल R आ गया
तो सर्किट रेजिस्टिव बन गई। तो रेजिस्टिव सर्किट में पावर का फॉर्मूला VI होता था। और हम कैसे समझ सकते हैं कि जो फाई है वो क्या आ जाएगा 0, और जो कॉस फाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, वो क्या होती है 1। अब यहाँ देखो VI cos फाई, अब बस V की वैल्यू कितनी दी है बेटे हमारी 200, ये तो 200 दे दिया। अब I तो पता ही नहीं, I तो निकाला नहीं हमने, I क्या होगा, ओम्स लॉ क्या होता है बताओ, V इज इक्वल टू IR तो किस में था, रेजिस्टेंस में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, AC की बात कर रहे हैं, तो IZ आ जाएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गया। Z किसके बराबर है, R के बराबर है, मतलब I कितना आ जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं V अपॉन R। तो 200 मल्टीप्लाई 200, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटू हमारी 20, एक ज़ीरो काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ वाट, या फिर P इज इक्वल टू 4 किलो वाट। क्लियर बच्चे। वैसे तो 1 सेकेंड में क्वेश्चंस कर देना था हमने, क्या लगाना था फटाफट, P इज इक्वल टू VI, फेस कितना था 0, और वैल्यू डाल के कर देना था, कुछ नहीं था बेटे। पर मैंने थोड़ा इसलिए समझा दिया कि यदि आपको नहीं भी कंसेप्ट क्लियर है तो क्लियर हो जाए। बस 1 सेकेंड का क्वेश्चन था सिर्फ। P इज इक्वल टू VI cos फाई, है ना, cos फाई रेजिस्टिव सर्किट हो गया, क्योंकि क्या था रेजोनेंस की कंडीशन थी, फाई कितना था 0, बस 1 सेकेंड में आंसर आना था। अब एक बार चेक कर लो बेटे क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो कितना है बेटे हमारा 4, और ये 2 तो बेटे मैंने छोड़ दिया 2, तो 2 किलो वाट आंसर आएगा। कितना आएगा बेटे 2 किलो वाट। 1 सेकेंड का था बेटे, कुछ ज़्यादा नहीं करना था, सिर्फ P ज़रूर करना था VI cos फाई, और बस फाई की वैल्यू 0 थी। क्यों 0 थी, क्योंकि सर्किट में नेचुरल फ्रिक्वेंसी बराबर थी, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या था XL इज इक्वल टू XC, सिंपल आ जाना था, रेजिस्टिव सर्किट थी। क्लियर बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रंग से बनते हैं बेटे। सो दैट्स ऑल टू क्वेश्चन नंबर 9। और मैं वीडियो छोटी रखूँगी, लेंथ बढ़ जाती है तो बच्चों को लगता है कि एक ही क्वेश्चन में डाउट होता है, पूरा सुनना पड़ता है, तो मैं 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। सो फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, और बहुत मेहनत करेंगे, खुश होकर काम करेंगे। ओके बच्चों, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके बच्चों।